नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बीच टकराव और तेज हो गया है। सीसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह अपने वोट चोरी के आरोपों को 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र के जरिए साबित करें, वरना पूरे देश भर से माफी मांगे। अब इस चेतावनी को आपत्तिजनक बताते हुए इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई और इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा शुरू कर दी है। सोमवार को हुई गठबंधन की बैठक में सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही विपक्ष ने लोकसभा में अंतरिक्ष मिशन पर होने वाली विशेष चर्चा का बहिष्कार करने का भी फैसला किया और कहा कि वे केवल बिहार एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और 2023 में ऐसा कानून पास किया गया जिससे आयोग के खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन हो गई। औरंगाबाद की सभा में राहुल ने कहा कि वे और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की धमकियों से नहीं डरेंगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यादव ने एक्स पर 10 सवाल साझा करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। उनके सवालों में शामिल था, अगर राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट की जांच क्यों नहीं हुई? अगर पुरानी वोटर लिस्ट दोषपूर्ण थी तो क्या पिछले चुनाव में गड़बड़ी हुई थी? एसआईआर से पहले राजनीतिक दलों से राय क्यों नहीं ली गई और चुनावी साल में यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? योगेंद्र यादव ने यह भी पूछा कि बाढ़ बारिश के बीच इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? कितने लोगों ने दस्तावेज नहीं जमा किए? कितने फॉर्म पीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड किए और एसआईआर के जरिए कितने विदेशी मतदाता निकाले गए? बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह बिहार में एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रहा है और दावा किया कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। सीएसटीएस लोकनीति सर्वे के अनुसार चुनाव आयोग का विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान यानी एसआईआर गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अध्ययन में सामने आया है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों, खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के पास आवश्यक दस्तावेजों की भारी कमी है। रिपोर्ट बताती है कि गांवों में लगभग 20% लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है, जबकि पैन, पासपोर्ट और निवास प्रमाण पत्र जैसी पहचानें मुख्य रूप से अमीर और शहरी तबकों तक सीमित हैं। बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विशेषज्ञों ने चेताया कि दस्तावेजों की अनिवार्यता कमजोर वर्गों को मतदान अधिकार से वंचित कर सकती हैं और यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाती है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आयोग को सामुदायिक सत्यापन और शपथ पत्र जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए ताकि कोई भी नागरिक मताधिकार से वंचित ना हो और लोकतंत्र मजबूत बना रहे। बिहार में चुनाव आयोग ने रविवार देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 65 लाख मतदाताओं की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है जिन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। दरअसल 14 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने आयोग को अंतरिम आदेश जारी कर यह सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि हटाए गए नामों की जानकारी बूथवार उपलब्ध कराई जाए और हर मतदाता अपने एपिक नंबर से इसे सर्च कर सके। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि किन कारणों से मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह लिस्ट प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा 19 अगस्त शाम 5 बजे तय की थी, जिसके तहत आयोग ने समय से पहले ही लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, जिसमें मतदाताओं का नाम, एपिक नंबर, लिंग और नाम हटाने के कारण दर्ज हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक 36 लाख लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके थे, 22 लाख की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि बाकी नाम अनुपस्थित और दोहराव जैसी श्रेणियों में आते हैं। कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं वाले बिहार में पहले ड्राफ्ट सूची में 7.24 करोड़ नाम शामिल थे।
लेकिन एसआईआर के पहले चरण में 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिस पर विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। राजस्थान के टोंक जिले के सरकारी महिला अस्पताल में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ मुस्लिम इंटर्न छात्रा उमामा को सीनियर डॉक्टर इंदु गुप्ता ने हिजाब पहनकर ड्यूटी करने से रोक दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में है। डॉक्टर इंदु गुप्ता का कहना है कि मरीज को डॉक्टर का चेहरा देखने का अधिकार है और अगर हिजाब पहनना जरूरी है तो उमामा को मेडिकल फील्ड छोड़ देनी चाहिए। वहीं उमामा ने तर्क दिया कि वह बायोमेट्रिक अटेंडेंस और नाम की प्लेट लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने धर्म के कारण हिजाब नहीं उतार सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद नया नहीं है। पहले भी उन्होंने प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया से शिकायत की थी, जिन्होंने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात कही थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अस्पताल में प्रदर्शन कर डॉक्टर इंदु गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किया है। यह फैसला पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से हालिया इस्तीफे के बाद लिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह निर्णय एनडीए सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद हुआ है और उम्मीद है कि चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न होगा। 68 वर्षीय राधाकृष्णन झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल रह चुके हैं, साथ ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल और भाजपा तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। खेलों में भी उनकी गहरी रुचि है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था, जिसकी जगह अब राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगे। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने बताया कि एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए ड्रोन हमले में इमारत का हिस्सा ढह गया, जिससे एक बच्चे सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी क्लाइड बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स ने जानकारी दी कि रूस ने रात भर 4 मिसाइलें और 140 ड्रोन से हमला किया। एयरफोर्स का दावा है कि उन्होंने 25 अलग अलग इलाकों में 88 ड्रोन मार गिराए। ये हमला उस समय हुआ जब कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में बैठक होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया कभी वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की ठीक उस समय जब वह व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक से पहले अपना रुख साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध को तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर इसे जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि 12 साल पहले ओबामा प्रशासन के दौरान रूस ने बिना गोली चलाए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और अब हालात बदलने वाले नहीं हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली गतिविधियों पर हर दिन नजर रखता है। उन्होंने यह टिप्पणी यूक्रेन युद्ध विराम की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए की। रूबियो ने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब दोनों पक्ष गोलीबारी रोकने पर सहमत हों, लेकिन रूस अब तक तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध विराम अक्सर जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए अमेरिका का लक्ष्य केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति समझौता है। फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में रूबियो ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में शांति को प्राथमिकता दी गई और इसका असर भारत पाकिस्तान सहित कई क्षेत्रों में दिखा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी देश ने भारत से नहीं कहा था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.